बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, कल मैंने आपको बड़ी डिटेल से टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, चेंज फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल या स्पेशल टू नॉर्मल, और आखिरी क्या बात बताई थी, डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट किससे किया जाता है, ये सारी बातें आपके साथ की थी। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे चलूँ। कोई सवाल नहीं पूछना, जैसे आपको बेहतर लगे। सर, अब अगली बात ध्यान से सुनना। इनकम की डेफिनेशन एज पर टैक्स इनकम क्या है, टैक्स के कानून के मुताबिक इनकम क्या है। बात नंबर 1, कोई भी अमाउंट जिस पर टैक्स लगे वो इनकम, अमाउंट जो चार्जेबल टू टैक्स हो वो इनकम है। पॉइंट नंबर 1, अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन या डिडक्शन ऑफ टैक्स हो वो इनकम, अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन या डिडक्शन ऑफ टैक्स हो। अब ये इसका क्या मतलब है, आओ मेरे साथ। डिडक्शन ऑफ टैक्स और दूसरा क्या है, कलेक्शन ऑफ टैक्स। अगर टैक्स कट के मिला इसको कहते हैं पैसे वसूल करने थे और टैक्स कट कर मिला। एग्जाम्पल लीजिए, मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, SBI वाले 10,000 का टैक्स काट के मुझे 90,000 रुपए पे करते हैं, तो मेरी इनकम, मेरी सैलरी है 10,000 रुपए और मुझे पैसे वसूल कितने होने हैं, 90,000। ये जो हरकत की है SBI वालों ने, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। इसको कहते हैं समझ गए, जब मैंने पैसे वसूल करने थे और मुझे टैक्स कट के मिला, इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। जिंदगी में सारी उम्र जब भी टैक्स की डिडक्शन की बात आए तो उसका यही मतलब है, आज आप सारी उम्र के लिए इसको समझ लें। आगे आ जाओ। मैंने बैंक को दिया हुआ था, मैंने बैंक को दिया हुआ था क्या चीज, डिपॉजिट। मुझे उस पर क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट, जिसको प्रॉफिट ऑन डेट भी कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन या प्रॉफिट ऑन डेट एक ही मतलब। सर, 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट थी, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, मेरे अकाउंट में पता कितने पैसे आए, 80,000 रुपये। क्यों, 20,000 रुपये का क्या था, टैक्स।
20,000 का टैक्स था। सर 20,000 का 20,000 का टैक्स था। सर ये जो टैक्स था ये मुझे कट के मिला, इसलिए इसको कहते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स। इसको टैक्स डिडक्शन भी कहते हैं। समझ रहे हैं सर? ये हो गया डिडक्शन ऑफ टैक्स। क्या ये वाली बात आपको समझ आ गई? यस और नो? आगे आ जाओ। अब मैं अगली बात करने लगा। अगली बात क्या है? कलेक्शन ऑफ टैक्स। सर मैंने ₹100 का लोड कराया मोबाइल पर। कितने पैसे कितने पैसे का मुझे बैलेंस मिलेगा? 87 का। ये ₹13 किधर गए? ये भी टैक्स है। फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है? जब मैंने पैसे वसूल करने थे और मुझे टैक्स कट के मिला तो ये डिडक्शन ऑफ टैक्स है। जब मैंने पैसे अदा करने थे और टैक्स को शामिल करके अदा किए, ये कलेक्शन ऑफ टैक्स। समझ गए? जब पैसे अदा करने थे, जब पैसे अदा करने थे और टैक्स शामिल करके अदा किए, जब पैसे अदा करने थे और टैक्स शामिल करके अदा किए, इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्स। भैया मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप बिजली का बिल अदा करते हैं, गौर करें उसके अंदर भी टैक्स की अमाउंट होती है। तो वापडा वाले टैक्स कलेक्ट करते हैं, जैज वाले टैक्स कलेक्ट करते हैं, एसबीआई वाले टैक्स डिडक्ट करते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बात बुनियादी कॉन्सेप्ट है टैक्स का। इसको अच्छे से समझ लें, नोट कर लें। 2 मिनट आपके पास। तीसरा पॉइंट है, कोई भी ऐसी अमाउंट जिसको इनकम ट्रीट किया जाए, यानी वो इनकम ना हो मगर उसे इनकम ट्रीट किया जाए, तो टैक्स वाले इसको भी इनकम कहते हैं। एसबीआई वालों ने मुझे गाड़ी दी, गाड़ी इन्होंने वापस भी ले लेनी है, टैक्स वाले कहते हैं ये एक बेनिफिट है और इसको इनकम ट्रीट किया जाएगा। तीसरी बात ये थी, लॉस ऑफ इनकम। अच्छा, अब लॉस ऑफ इनकम को जरा समझे। एक चीज जो आपकी मार्केट में बिकनी थी ₹100 की, आप जानबूझ के उसको ₹90 की बेच देते हैं और ₹10 का लॉस आप खुद ले लेते हैं। सर ये लॉस ऑफ इनकम है, टैक्स वाले इसको भी इनकम ट्रीट करेंगे। सर समझ आ रही? टैक्स वाले इसको भी इनकम ट्रीट करेंगे। एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप उसका किराया वसूल करते हैं ₹1,00,000, जबकि उसका फेयर मार्केट रेंट कितना है? ₹1,50,000। आप जानकर रिश्तेदारी में, दोस्ती में किराया कम वसूल कर रहे हैं, तो आपको इनकम का लॉस हो रहा है कितना? टैक्स वाले कहते हैं भैया ये जो लॉस ऑफ इनकम है इसको भी इनकम ट्रीट किया जाएगा, यानी 1,00,000 को भी इनकम ट्रीट किया जाएगा और इस 50,000 को भी इनकम ट्रीट किया जाएगा। समझ गए सर? अच्छा आगे चलता हूं। सर जी हेड्स ऑफ इनकम, वो कहते हैं इनकम के 5 हेड्स हैं।
इनकम के 5 हेड्स हैं, कौन कौन से? सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम के 5 हेड्स हैं। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर इसको डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर 5 सैलरी का है, चैप्टर 6 प्रॉपर्टी का है, चैप्टर 7 8 बिजनेस का है, चैप्टर 9 कैपिटल गेन और चैप्टर 10 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इसको बड़ी डिटेल में पढ़ना है। अभी मैंने 2 जुमले बोलने हैं, बड़े कीमती, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। किसी बंदे के टैक्स ईयर में किसी हेड ऑफ इनकम से जो पैसे उसने कमाए माइनस उस हेड ऑफ इनकम में से जो पैसे उसने खर्च किए, जो बेनिफिट बचेगा वो उस हेड ऑफ इनकम के सामने लिखा जाएगा और उसे इनकम कहा जाएगा। तो किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर कितने पैसे कमाए उसके बारे में 2-3 बातें हैं बड़ी कीमती। पहली बात है कोई पर्सन हो, दूसरी बात है एक टैक्स ईयर के अंदर जितने पैसे डिराइव किए माइनस जितने पैसे खर्च किए, जितने पैसे डिराइव किए माइनस जितने पैसे खर्च किए। द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी total of the amount derived by the person at tax year that are chargeable to tax under the head as reduced by the total deduction if any allowed under income tax ordinance to the person for that year under that head। किसी हेड ऑफ इनकम के तहत जितने पैसे डिराइव किए माइनस किसी हेड ऑफ इनकम के तहत जितने पैसे खर्च किए। सर if the total deduction allowed to a person for a tax year under a head of income exceeds the total amount derived by the person in that tax year, अगर टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अंडर अ हेड ऑफ इनकम ज्यादा हो जाए टोटल अमाउंट डिराइव। सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पर्सन किसी टैक्स ईयर में खर्चे ज्यादा कर बैठे और इनकम कम हो अंडर अ हेड ऑफ इनकम, तो इस केस में समझा जाएगा उसने लॉस सस्टेन कर लिया है। इनकम अर्न होती है, लॉस सस्टेन होता है। है ये 2 जुमले अक्सर बच्चों को ना समझने में दिक्कत होती है, जल्दी से रीड करें, मैं आगे चलता हूँ। तो सर अगली बात समझो। अच्छा जी अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ और अब आपको ये वाली बात है। सर जी टोटल इनकम क्या होती है? इनकम 2 तरह की होती है, एक वो जिस पे टैक्स लगना और एक वो जिस पे टैक्स नहीं लगना। जिस पे टैक्स लगना है उसको कह दिया सब्जेक्ट टू टैक्स और जिस पे टैक्स नहीं लगना उसको कह दिया एग्जेम्प्ट। तो टोटल इनकम किसके बराबर हुई? वो इनकम जिस पे टैक्स लगना है प्लस वो इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगना। इस टोटल इनकम में से टोटल इनकम क्या हुई? जिस पे टैक्स लगना है प्लस जिस पे टैक्स। इस टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट लेस कर दो तो हमारे पास क्या रह गया? जिस पर टैक्स लगना है। ये जिस पर टैक्स लगना है इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे तो निकलेगा टैक्सेबल इनकम। बात मैंने खत्म कर दी। यहां पर एक लफ्ज ऐसा है जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आना चाहिए और वो है डिडक्टेबल अलाउंस। कि यार ये क्या है? जिसने पहले पढ़ा ऑब्वियसली वो तो समझ जाएगा। जिस पे टैक्स लगना है और जिस पे टैक्स नहीं लगना टोटल कर दिया, टोटल इनकम आ गई। इसमें से जिस पे टैक्स नहीं लगना उसको लेस कर दिया, उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर दिया तो क्या आ गई? टैक्स।
सर अब सवाल ये पैदा होता है कि डिडक्टेबल अलाउंस क्या है। सर दो चीजें आपको बता रहा हूं, अपने ज़हन में रखिएगा। ये इनकम को कम करता है। ये वो खर्चा है जो इनकम को कम करता है, इसे डिडक्टेबल अलाउंस कहते हैं। और कुछ वो चीजें होती हैं जो टैक्स को कम करती है। जो टैक्स को कम करे उसे टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जो टोटल इनकम को कम करे उसे डिडक्टेबल अलाउंस कहते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस क्या है? जो इनकम को कम कर दे। ऐसे कह दूं या ऐसे कह दूं, जो इनकम में से लेस होता है उसे डिडक्टेबल अलाउंस कहते हैं। कौन सी चीजें हैं डिडक्टेबल अलाउंस में? सिर्फ 4 चीजें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली ज़कात, दूसरी वर्कर वेलफेयर फंड, तीसरी वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, चौथी एजुकेशनल एक्सपेंस। सर अगर ज़कात आपने, सर जी मैं अगले पॉइंट पर चल रहा हूँ, अगले स्टॉप पर जा रहा हूँ, सर टोटल इनकम क्या है पढ़ा चुका हो। सर जी टैक्सेबल इनकम क्या है पढ़ा चुका। डिडक्टेबल अलाउंस में ज़कात आ गया। सर जी ज़कात अगर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक दी होगी तो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त है। ज़कात अगर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक होगी तो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त है। अगर ज़कात हैज़ बीन डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट which is chargeable under the head income from other source, such zakat shall not be deducted again out of total income। बड़ी कीमती बात है भैया। अगर ज़कात अंडर द हेड ऑफ इनकम माइनस हो गई है तो फिर वो टोटल इनकम में से माइनस नहीं। क्या मतलब? अगर ज़कात इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में माइनस हो गई है तो वो टोटल इनकम में से दोबारा माइनस नहीं। क्या मतलब? आओ जरा इसको समझा देता हूं। सर जी फॉर एग्जांपल इसी सिनेरियो को लें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स था हमारा 500 रुपये का, और ये 500 का कैसे आया? प्रॉफिट ऑन डेट था 600, उसमें से 100 की ज़कात लेस हो गई तो ये पीछे कितना रह गया? 500। वो कहता है यहाँ पर जब 500 आ गया और इसमें से 100 ऑलरेडी लेस हुआ है तो फिर जब टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से दोबारा ज़कात माइनस नहीं करेंगे। जब एक बार पहले आपने हेड ऑफ इनकम के अंदर ज़कात माइनस कर दिया है तो दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं करेंगे। एक खर्चा 2 बार तो माइनस नहीं करेंगे। अब ये वाली बात दोबारा पढ़ो। अगर ज़कात प्रॉफिट ऑन डेट में से लेस हो चुकी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में तो ये वाली ज़कात दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं। सर जी एक बंदा है, उसकी इनकम थी 100 रुपये, उसने ज़कात दे दी 200 रुपये। अब क्या होगा? क्या ये ज़कात की वजह से उसको लॉस आ गया है तो क्या कोई रिफंड मिलेगा? नहीं। कुछ कैरेट फॉरवर्ड होगा? नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस साल इनकम थी 100 रुपये और ज़कात दे दी 200 रुपये, आपका 100 का क्या आ गया? लॉस आ गया। अगले साल इनकम थी 500 रुपये, ये वाला 100 रुपये आप अगले साल की इनकम में से एडजस्ट कर सकते हैं? भैया कैरेट फॉरवर्ड नहीं होना। समझ गए कैरेट फॉरवर्ड नहीं होने का क्या मतलब है? सर जी ज़कात में ये 3 बातें थी। ज़कात अनुशर ऑर्डिनेंस,
अगर किसी हेड ऑफ इनकम में ज़कात माइनस होगी तो दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी, और ज़कात अगर एक्सेस दे दी है तो रिफंड या कैरेट फॉरवर्ड नहीं। सर वर्कर वेलफेयर फंड, सर इसका पूरा कानून है वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971। इसके मुताबिक आपने अगर अपने वर्कर्स को, बिजनेसमैन है उसने अपने वर्कर को कोई वर्कर वेलफेयर फंड में कोई पैसा दिया है तो वो एज डिडक्टेबल अलाउंस इनकम में से माइनस होगा। लेकिन अगर ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन हुई और पेमेंट प्रोविंस को पे किया है तो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होगी। सर ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक से ज़्यादा सूबों पर मुहित ऑर्गेनाइजेशन ने अगर किसी सूबे को ही दे दिया है वर्कर वेलफेयर फंड तो फिर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। वर्कर वेलफेयर फंड 1971 के कानून के मुताबिक कंपनी ने दिया है तो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे इनकम में से माइनस होगा, लेकिन अगर ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन थी तो डिडक्टेबल अलाउंस एज डिडक्शन अलाउ। वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, सर जी प्रोविंस को देंगे तो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा, फेडरेशन को देंगे फिर मिलेगा। वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड वो कहता है, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड का कौन सा कानून है? वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है असल में 1968 का कानून है। इसके तहत अगर आपने पेमेंट की तो वो एज डिडक्शन अलाउ होगी। लेकिन ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन ने अगर सूबे को वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड दे दिया तो वो एज डिडक्टेबल अलाउंस इनकम में से माइनस नहीं। सर ज़कात, WWF, WPPF जल्दी से पढ़ लीजिए, 2 मिनट आपके पास। डिडक्टेबल अलाउंस, उसमें चौथा पॉइंट है एजुकेशनल एक्सपेंस। वो कहता है अगर एक इंडिविजुअल है जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है, इंडिविजुअल है टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है और वो अपने बच्चों को तालीम दिला रहा है तो टैक्स वाले उसको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे? सर उसको डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होगा। कितना? ट्यूशन फी के 5% के बराबर, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 60,000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज। इन तीनों में से जो लोअर है 50% ऑफ ट्यूशन फी, 25% of total taxable income, 60,000 into number of children whichever is low. अब एग्जाम्पल लीजिए, पहले 2 पॉइंट्स पार हो गए ना, इंडिविजुअल है और टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है तो एजुकेशनल एक्सपेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर कितना मिलेगा उसकी बहस। सर जी एक बंदा है मिस्टर ए, इसकी टोटल इनकम है 15,30,000, ज़कात इसने दी है 50,000 की, टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई है? 14,80,000। इसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे की फीस है 1 लाख, दूसरे की फीस है 2 लाख साल की। वो कह ये रहा है आप बताएं क्या इसे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? क्या इसे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा? ये सवाल है। तो इसका जवाब है कि भैया सबसे पहले देखो ये मिस्टर ए है यानी इंडिविजुअल। दूसरे नंबर पे देखो कि इसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है तो यस ज़कात लेस किया तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 1480 15 से कम है तो इसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। कितना? 5% ऑफ ट्यूशन फी। टोटल ट्यूशन फी कितनी है?
3 लाख, इसका 5% ले लीजिए 15,000। 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कितनी है 14,80,000, इसका 25% ले लो 3,70,000। कितने बच्चे हैं 2, तो 3 लाख नहीं सर 2 बच्चे हैं, 60,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना बना। इन तीनों में से कौन सा लेना है आपने, लोअर कौन सा है 1,20,000। शाबाश 1,20,000, तो इसकी कैलकुलेशन है लोअर बनेगा 15,000। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। भैया समझ आ गई। सबसे पहले आपने देखना है इंडिविजुअल है, दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है, और तीसरे नंबर पे आपने देखना क्या देखना है, मिलेगा कितना ट्यूशन फी का 5%, टैक्सेबल इनकम का 25% और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने भी हैं मल्टीप्लाई बाय 60,000। इन तीनों में से जो लोअर होगा। यार एक बात बड़ी कीमती है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि डिडक्टेबल अलाउंस से होता क्या है। सर जी आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए, डिडक्टेबल अलाउंस है 10,000 रुपए, तो डिडक्टेबल अलाउंस से क्या होता है, इनकम कम हो जाती है। इनकम कम होती है तो क्या होता है, लेट्स से 10% के हिसाब से टैक्स कम हो जाता है। अगर ये डिडक्टेबल अलाउंस माइनस ना होता तो क्या होता, इनकम कम ना होती और अल्टीमेटली उस पर टैक्स भी कम ना होता। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा। लो सर वो मुश्किल तो नहीं लग रहा। सर आ जाओ, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है, डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है जो टोटल इनकम को कम करते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस किस किस चीज़ पर मिलता है, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और एजुकेशनल एक्सपेंस। ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस हो गई। चलूँ आगे सर जी। लो सर अगली बात जो आपके साथ करनी है ना, वो कुछ बुनियादी डेफिनेशंस हैं, वो कुछ बुनियादी डेफिनेशंस हैं। या एक काम करता हूँ, चलो वो बाद में कर लेंगे। बुनियादी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन ये भी कराता हूँ। उसमें आएगा पर्सन। पहली डेफिनेशन किसकी है, पर्सन की। अच्छा अब आम तौर पे जब आप अपने इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ पर्सन तो आपके ज़हन में क्या होता है, बंदा। टैक्स में जब लफ्ज़ पर्सन इस्तेमाल हो रहा था तो इससे मुराद बंदा नहीं होता सिर्फ, इससे मुराद 7 लोगों में से कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल, एओपी यानी पार्टनरशिप, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल। सर जी ये 7 लोग पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। याद रखिएगा जब भी डेफिनेशन पढ़ें सबसे पहले देखें इसके साथ लफ्ज़ इंक्लूड लिखा हुआ है या लफ्ज़ मीन्स लिखा हुआ है। इंक्लूड का मतलब होता है ये वाली लिस्ट शामिल है
इसके अलावा और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, लेकिन लफ्ज़ मीन्स का मतलब होता है कि ये वाली लिस्ट शामिल है लेकिन कुछ और ऐड नहीं हो सकता। सर इंडिविजुअल, जो हम आम जबान में पर्सन कहते हैं ना, टैक्स में उसको इंडिविजुअल कहा जाता है। एओपी यानी पार्टनरशिप कह रहे हैं, वैसे भी आगे मैंने पढ़ाना है एओपी क्या है, सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूँ। कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन, पर्सन में अगला आ गया एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी। इसमें शामिल है फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन या एनीबडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ। तो एओपी है सर, एओपी से मुराद सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है, इससे मुराद पार्टनरशिप भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है। यार कारोबारी लोग जो तकसीम नहीं होते और मिलकर करते रहते हैं कारोबार, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाती है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, एक ऐसा बंदा जिसकी कानूनी हैसियत है लेकिन वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। सर जी दो तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन जिसको अल्लाह ने बनाया और एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसको इंसान ने बनाया। ये एसबीआई एक इदारा है, ये अल्लाह ने नहीं बनाया सर, ये इंसान ने बनाया, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके खिलाफ कार्रवाई की भी जा सकती है और ये किसी के खिलाफ कार्रवाई कर भी सकता है, तो ये क्या बन गया, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। सर कोई भी और पर्सन जो किसी फॉरेन लॉ के तहत बना हो और कंपनी में शामिल ना हो तो वो भी एओपी में शामिल होगा। फर्म से मुराद है पार्टनरशिप फर्म, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, ये फर्म है। बोर्ड, बोर्ड से क्या मुराद है, बोर्ड से क्या मुराद है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सर आमतौर पे बोर्ड से मुराद एफपीआर होता है, पुराने दौरों में ये सीबीआर होता था, 2007 में इसका नाम बदल के एफबीआर रख दिया। और तीसरी बात है कि अगर कोई बंदा बोर्ड की काम कर रहा हो तो उस बंदे को भी बोर्ड समझा जाएगा। वो कहता है अगर कोई मेंबर ऑफ एफबीआर जिसको बोर्ड की जिम्मेदारी है, बोर्ड की पावर दी जाए तो उसे भी बोर्ड समझा जाएगा। सर 4 डेफिनेशन मैंने पढ़ाई हैं, जल्दी से पढ़ें फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, सर जी कंपनी की डेफिनेशन और लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये ही सारी चीज़ें कंपनी में शामिल है, इसके अलावा और कुछ शामिल नहीं। कितनी चीज़ें टोटल, 11। इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट बनाया था मैंने, MCB सुना हुआ नाम, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को कहते हैं NBFC, आगे बार बार आएगा। LPTS लॉ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। आप कहेंगे सर ये क्यों है, भाई 11 लफ्ज़ याद करने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है कि इससे आप याद कर लें। M फॉर मुदारबा, C फॉर कंपनी एज डिफाइंड इन, आपने टैक्स की क्लास लेनी है सर, अली इमरान मैं ही सर, आप प्लीज़ इस क्लास के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, इनसे जाके इनको बता दें कि इसके बाद है क्लास। जी सर, कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, यानी कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, बॉडी कॉर्पोरेट
बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, body incorporated by or under the law of the country outside Pakistan। सर जी ऊपर भी बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, नीचे भी बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन वो कोई ऐसा कानून जो पाकिस्तान के अंदर हो, वो कोई ऐसा कानून जो पाकिस्तान से बाहर का हो, आउटसाइड पाकिस्तान। फॉरेन एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ट्रस्ट, स्मॉल कंपनी। हाँ जी, एमसीबी से बनता है मुदारबा कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट और बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। फिर एनबीएफसी ले ले, एन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बी से बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड पाकिस्तान, एफ से फॉरेन एसोसिएशन और सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर ले ले LPTS, एल से लोकल गवर्नमेंट, पी से प्रोविंशियल गवर्नमेंट, टी से ट्रस्ट और एस से स्मॉल कंपनी। सर जी MCB, NBFC, LPTS जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। भाई ये 11 पॉइंट्स हैं, इसको इस तरतीब से याद करने हैं। मैं अपनी आज की क्लास यहाँ पर रोक रहा हूँ। जितना पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, साथ के साथ याद करना है, लटकाना नहीं है। आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाएं और कहें कि इंशाल्लाह 5 दिन बाद पढ़ना शुरू करेंगे। रोज़ का रोज़ पढ़ना है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।